हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। कुछ शुरुआत में रहेगा ये कि आपके जो 15 दिन है वो लेफ्ट रह गए हैं। आपको अपनी तैयारी को और धार देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा दो अपनी, क्योंकि 15 दिन रह गए हैं, काफ़ी कम टाइम रह गया है। और वीडियो को लगातार मेरे चैनल पर देखते रहो, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे कंटेंट लेकर मैं आ रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। OMR की प्रैक्टिस करते रहो आप लोग। और हाँ, वीडियो को 720p में देख लेना, क्योंकि क्लियरिटी है जो है वो आ जाती है। लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में रहता है हर बार। कई सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। टॉपिक नंबर 4 है पेडागोजी प्लस कंटेंट, दोनों में ये दिखाई देता है। वीडियो को करते हैं शुरू। हर बार 2 से 3 सवाल इसमें पूछे जाते हैं और वीडियो करते हैं शुरू। कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है को सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, ये हर जगह है, भारत में ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। लॉरेंस कोलबर्ग की जब भी बात आएगी, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नैतिकता का सिद्धांत दिया। चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये आपको थोड़ा सा माइंड में बेस बनाना चाहिए। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है, यानी कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया होगा, मैंने पीछे प्रॉपर वीडियो बनाई है बहुत अच्छी, उसको देख लें आप। वो कम टाइम में, कुल 5 से 6 मिनट की वो वीडियो है, उसको आप कम समय में देख लो और फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वही इसका संशोधित रूप है। सिद्धांत से प्रभावित है। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। यानी बच्चा जो है नैतिक चीज़ें सीख कर नहीं आता है, बल्कि जो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो चीज़ों को सीख जाता है। एक कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया था, हिंज और हिंजोई की एक कहानी थी, इन्होंने उसके माध्यम से बताया था। और उसी के माध्यम से इन्होंने 3 स्टेप और 6 लेवल यानी 3 स्तर और 6 लेवल का सिद्धांत इन्होंने दे दिया था, जिसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो वो हिंज की कहानी है, हिंज और हिंजोई। मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या कहानी थी, इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख पा रही होगी। यूरोप के एक परिवार में हिंज और हिंज की पत्नी हिंजोई रहते थे। एक दिन हिंज की पत्नी बीमार पड़ गई और वह महिला वो मौत के कगार पर पहुंच गई। वह महिला, डॉक्टरों ने कहा कि इसकी सिर्फ एक दवाई है और वो किसी दूसरे शहर में आपको मिल सकती है, हिंज से कहा। लेकिन हिंज ढूंढता ढांढता उस फार्मासिस्ट के पास पहुंच जाता है जिसने उस दवाई को बनाया था। वहाँ जाकर हिंज जो है उससे दवाई को मांगने का प्रयास करता है, लेकिन वो फार्मासिस्ट बोलता है, उसको इतने पैसे बता देता है कि वो उसके पास नहीं होते हैं। हिंज इधर उधर उधार करके कुछ पैसे ले आता है और उसको देता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है कि मैंने ये खोज करी है इस दवाई की, तो इसको मैं पूरे ही पैसे लूँगा, मुझे इससे पैसा कमाना है। हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वह जो है उस दवाई को रात में जाकर चुरा लेता है। अब इससे जो है बच्चों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या हिंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? ये बच्चे क्या सोचेंगे इस पर? क्या चोरी करना सही या गलत है? क्या यह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो इतने पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? ये कई सारे क्वेश्चन मेंशन किए गए। अब इसके आधार पर ही कोलबर्ग ने जो है अपने स्टेप और सिद्धांत बनाए हैं, उनको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। कोलबर्ग ने सभी बच्चों को के अलग अलग तर्क के सिद्धांत पर 3 अवस्थाएं और 6 चरणों में बांटा। हिंदी में इस अवस्था का नाम दिया गया है 3 अवस्थाएं। सबसे पहली हो जाती है पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। दूसरी हो जाती है परंपरागत अवस्था। तीसरी हो जाती है उत्तर परंपरागत अवस्था। एक की एज सबसे पहले वाली की 4 से 10 वर्ष, दूसरे की 10 से 13 वर्ष और तीसरे की 13 वर्ष से अधिक। अब पहली जो स्तर है उसमें इस अवस्था में बच्चों को गलत का तो पता नहीं होता है। हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे इसको कि जो उसका मोरलिटी लेवल होता है वो 0 होता है, यानी कि वह जैसा कोई कह देगा वही चीज़ों को वो मान लेता है, खुद उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं रहती है।
पहला चरण इसका एक चरण होता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। पहला चरण है इस स्तर का, अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। बच्चा सोचता है कि अगर मैं माता पिता की बात नहीं मानूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, तो इस वजह से वह बात को मानता है चाहे वो सही हो या गलत। एक इसी में चरण होता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, यानी अदला बदली का भाव। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो उसके साथ करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल तोड़ दी, या तुम मेरी पीठ पर खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ पर खुजा दूंगा। इसमें अदला बदली का भाव होता है। पहला स्तर है और उसके दूसरे नंबर का लेवल है ये। अब दूसरा स्तर क्या आ जाता है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चे लोगों के मानकों के अंदर समावेशित कर लेता है, तब उसी के हिसाब से सही और गलत, यानी बच्चा निर्णय कर सकता है इसमें, दूसरे की बात सुन लेगा लेकिन निर्णय अपने अकॉर्डिंग करेगा। जिसका पहला चरण हो जाता है अच्छा लड़की या लड़के की उन्मुक्ता। गंदे लोग चोरी करते हैं, दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देगा। अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरे को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, ऐसा कुछ इसमें दिया गया है। कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्ता जो होती है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, कानून का पालन करना। जैसे चोरी करना पाप है तो दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी हिंदू को, इसमें ये वाला भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि रेड लाइट पार करते हुए पिताजी का एक्सीडेंट हो गया तो आप रेड लाइट को तोड़कर आप उसे बचाना नहीं जा सकते, ये आपका कानून व्यवस्था मानने का एक स्तर होता है। तीसरा स्तर होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर पारंपरिक चरण। खुद से डिसाइड करता है, सब कुछ हाई हो जाता है, उसका सोचना समझने की क्षमता और या मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई, जैसा वो चाह सकता है कर सकता है। इसका पहला चरण सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस करना, कानून और नियमों का लचीलापन। अगर नियम से नुकसान है तो नियम को तोड़ दो, यानी अगर उसी स्तर में वह सोच रहा है कि अगर नियम से नुकसान है तो क्यों ऐसे नियम है, इनको तोड़ दिया जाए। चरण 2 सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, स्वयं नियम बनाता है और मतलब अपने प्रति अपने खुद सिद्धांत बनाता है, जैसे हम लोग बनाते हैं। अगर मैं भूखा हूं तो कोई नहीं, दूसरा तो खा ले। अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, ये इसका कुछ यही कोलबर्ग का सिद्धांत था जो मैंने आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कोलबर्ग का कि कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उनको शामिल करने पर। जहाँ भी नैतिकता से जुड़ी बात आएगी तो कोलबर्ग आंसर होगा, या फिर कोलबर्ग के जुड़ी बात आएगी तो नैतिकता आंसर होगा। नैतिक तार्किकता कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस पर निर्भर करती है, तो ये आपके विकास के चरण पर निर्भर करती है। कैसे बच्चे का किस एज में क्या विकास हो रहा है, किस एज में क्या क्षमता है उसकी सोचने की, क्या से क्या। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है, यानी कानून व्यवस्था का वर्णन कर रहा है। और ये हमारा किस एज में आया था, पूर्व परंपरागत स्तर में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था हो जाती है। इसका जो ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कोलबर्ग के अनुसार अच्छे लड़के अभिविन्यास इंगित करता है किसको, परंपरागत नैतिकता को। एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग ने नैतिक चरणों में कौन सा इससे संबंधित प्रोत्साहन की बात करेगा, तो चरण नंबर 2 आंसर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, तो ये हमारा आप देख लेंगे, इसमें थोड़ा डाउट। कोलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे पहला चरण आपने आज्ञाकारिता और दंड। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं धारणाओं पर आधारित होता है, तो ये सबसे लास्ट की अवस्था हो जाती है जिसको हम बोलते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर। इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।